तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब आप लोग तो सुपर 30 बैच के स्टूडेंट हो। किसी को अगर हिंदी समझ में नहीं आता है बोलना, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो भी मुझे बोलना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप आराम से मुझे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर चैप्टर 1, that is some basic principles of your chemistry. Now इसमें इस पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलेगा दैट इज़ योर मोल कॉन्सेप्ट। उस मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11, मगर ये आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आप यूज़ करोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज़ करोगे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी यूज़ करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी, इक्विलिब्रियम में भी, इवन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ 11 में नहीं, 12th में जाओगे तो वहाँ पे भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं एंट्रेंस पार्ट को जब देखा जाए थोड़ा बहुत हर चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर दैट इज़ 50% तो उसका मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही सीखेंगे। नाउ सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आपका है, पहले हम बिल्कुल इजी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैटर। दैट इज मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज योर मैटर। ये आप लोग छोटे से पढ़ते आए हो और ये डेफिनेशन करेक्ट भी है, ठीक। अब अगर मैं पूछूं कि मैटर को अगर आपको क्लासिफाई करना पड़े तो आप कितने तरह से उसे क्लासिफाई कर सकते हो? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इन विच यू कैन क्लासिफाई मैटर? 2 types. Okay, what are those 2 types? फिजिकल एंड केमिकल। वेरी गुड। तो अगर हम मैटर को यहाँ पे, मैटर का डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम मैटर को एक होता है आपका फिजिकल और दूसरा होता है आपका केमिकल। ओके, सो दीज आर ब्रॉडली, अगर आप मैटर को डिफाइन कर क्लासिफाई करोगे तो आपका 2 टाइप में हो जाएगा, एक हो जाएगा फिजिकल, दूसरा हो जाएगा आपका केमिकल। अब फिजिकल को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3। वेरी गुड। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को आप किसी और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो इन तीनों को छोड़ के? क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है प्लाज्मा। वेरी गुड। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। तो हम उसको यहां पे लिखेंगे प्लाज्मा और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बीई कंडेंसेट। बीई कंडेंसेट। सो अगर आपको कभी कोई पूछे कि नहीं कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं फिजिकली, सो देयर आर जनरली 5। यस, you are completely wrong. There is one more. What is that? There is one more. What is that? What is that? पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं, मुझे नहीं पता। That is your
फर्मी आयन, दैट इज योर फर्मी आयन, दैट इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर। अगर नहीं सुना है तो आप सुन लो, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि आपके फिजिकली अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो हमारे 6 स्टेट्स आ जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जनरल है, सबको पता है। उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, एंड द नेक्स्ट वन इज योर फर्मी आयन। तो टोटल कितने स्टेट्स हो जाते हैं? 6। देयर आर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। वेरी गुड। चलो अब अगर हमको, ये तो फिजिकल के डिफरेंट टाइप्स चले गए, आपको इन तीनों पे ही दिमाग लगाना है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस 3 ओनली, बिकॉज प्लाज्मा या बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट या फर्मी आयन, ये हायर स्टडीज़ में आप लोग पढ़ोगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। टिल जेईई एडवांस तक अगर आप बोलो तो वहाँ तक आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये सबसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। देखो पढ़ने के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि क्या नहीं आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। सो दिस 3 फिजिकल टाइप्स, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको ही आपको दिमाग में रखना है। नाउ अगर हम केमिकली क्लासिफाई करने जाएं तो कितना होगा? टाइप्स 2। वेरी गुड। व्हाट आर दोज? मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। वेरी गुड। तो अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा आपका क्या? प्योर सब्सटेंसेस लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो क्या? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस लिख लो। प्योर सब्सटेंसेस आप लिख सकते हो, और दूसरा आप क्या लिखोगे? मिक्सचर। इज इट ओके? समझ में आया इतना? ठीक। अब अगर मिक्सचर को हम बोले तो मिक्सचर, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, पता है, होमोजीनियस एंड योर हेट्रोजीनियस। वेरी गुड। होमोजीनियस एंड योर हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? 2। वेरी गुड। हाँ बोलो। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वेरी गुड। ये तो रुक गया। ओके, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो फर्दर और कितने टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो? 3। व्हाट आर दोज? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ठीक है। नाउ तो एलिमेंट्स को अगर आप फर्दर अगर क्लासिफाई करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो मेटल, नॉन मेटल, एंड योर मेटलॉइड्स। ये जनरल क्लासिफिकेशन है आपका किसका? मैटर का। आप जस्ट आपके नॉलेज के लिए इस चीज़ को जान करके रखो कि मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। यही दिक्कत है यहाँ पे। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, एंड योर फर्मी आयन। वेरी गुड। देन केमिकल में अगर आप देखो तो प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट। एलिमेंट्स को फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मिक्सचर को क्लासीफाई कर सकते हो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, किसी तरह का? वेरी गुड। नाउ इसको इरेज कर दे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे आपका, आप लोगों ने इस टॉपिक को भी पढ़ा हुआ है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
ये आप लोगों ने पढ़ रखा है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, अभी तक काफ़ी इजी लग रहा है, अभी तक समझ में आया, ठीक है। नाउ सो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, ये आप लोगों ने क्योंकि पहले पढ़ रखा है, दैट इज वाई नो नीड टू राइट इट डाउन, नो नीड टू राइट इट डाउन योर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, बिकॉज ये आप लोगों को पता है। नाउ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? एनर्जी, लॉ ऑफ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर आप एनर्जी के टर्म में बोलोगे, क्योंकि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इज बीइंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, तो हम वहां पे एनर्जी टर्म यूज नहीं करेंगे, क्लियर? एनर्जी टर्म वहां पे यूज नहीं कर सकते। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी करेक्ट, बट वी कैन नॉट यूज इट हियर, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगेन यू स्टिक टू द सेम पॉइंट, आप एक ही जगह पे रुक गए। एटम्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड एन एटम, एटम को और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट कंसिस्ट ऑफ योर व्हाट, ओनली इंडिविजिबल पार्टिकल्स, क्लियर? नाउ अगर दो एटम को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। क्या दो से ज्यादा अगर एटम कंबाइन करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट? कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये हम बोल नहीं सकते, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं एक्चुअल में। तो जिस तरह के एटम्स को हम कंबाइन करेंगे एक दो से ज़्यादा, वो एटम ही बताएगा कि वी आर गेटिंग अ कंपाउंड और वी आर गेटिंग अ मॉलिक्यूल, क्लियर? नाउ इसके बाद अगर हम जैसे बोल रहे हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल, उसके बाद एक एलिमेंट में जितने एटम होंगे दे विल बी आइडेंटिकल। द एटम्स विच कंस्टिट्यूट एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब सेम, मतलब सिमिलर, मतलब क्या? प्रॉपर्टीज सिमिलर मतलब क्या चीज? प्रॉपर्टीज सिमिलर मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली? दे विल बिहेव इन द सेम वे, ठीक है। हम बिहेव मतलब हम बिहेव की जगह हम ये बोल सकते हैं दे विल केमिकली रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा हम ग्रामर पे या इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे रेदर देन केमिकल टर्म्स। सो वी विल से दैट कि केमिकल रिएक्शन में सारे एटम्स एक जैसा पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे। नाउ और क्या हो सकता है? आइडेंटिकल मतलब शेप, साइज, कलर, एनर्जी दे पोजेस, isn't it? These are the, we will say what? These are the characteristics actually, properties जो हम बोल रहे हैं, that is the characteristics of the atom, those you have to say here. तो अगर हम बोलते हैं सिंगल वर्ड में अगर हमको बोलना पड़े तो हम बोलेंगे atoms which constitute an element are identical in nature. Identical in nature मतलब सारी चीजें आ जाएंगी, in every respect it is identical. Different elements will contain different types of atoms, है कि नहीं? अगर मान लो हमने सोडियम एलिमेंट लिया तो उसमें सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे। अगर हमने कैल्शियम का एलिमेंट लिया तो उसमें सिर्फ कैल्शियम के एटम्स होंगे। सोडियम एलिमेंट में कभी भी कैल्शियम का एटम नहीं होगा। आई मीन टू से दैट, सो डिफरेंट एलिमेंट विल कंटेन डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट चेंज होगा एटम्स के नेचर भी आपके बदलते रहेंगे। और क्या बताया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या था? वो लास्ट पॉइंट था, एनसीईआरटी बुक में लास्ट पॉइंट में वो मेंशन किया हुआ है। डेफिनिट प्रोपोर्शन टर्म सही नहीं है, टर्म चेंज करो ना, ये तो हम बाद में आएंगे, विल कम टू दैट। दे कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जब भी एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे दे विल कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो,
वो सिंपल होल नंबर रेशियो में वो कंबाइन करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आई बात या नहीं? ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज वाई नो नीड टू राइट इट डाउन। ये सब आप लोगों को आपके पास जो आपके 9-10 के बुक्स है उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा। वही चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे भी पढ़ना है हमको, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका बिल्कुल नया है, आप लोग जानते हो इसके बारे में भी, मगर आप ये नहीं जानते कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। यू नो दिस थिंग्स एक्चुअली। नाउ सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके बारे में एक लाइन लिख लो आप, व्हाट आर एक्चुअली दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स। these are some SOME, some uncertainties. These are some uncertainties in values, uncertainties in values during measurement समझ में आ रहा है तो कहीं पे स्पेलिंग का प्रॉब्लम होने से पूछ लेना। मेजरमेंट ऑफ मैटर। अभी जैसे हमने देख लिया कि मैटर्स के कितने टाइप हैं, क्या क्या हम मैटर बोल रहे हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज योर मैटर। तो जब हम मैटर के प्रॉपर्टीज को जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब उनको कैलकुलेट किया जाता है, बहुत तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, सबको हम जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मैथमेटिकली हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी मेजर करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कि नहीं। एक न्यूमेरिकल, जैसे कि अगर आप देखो कि पाई का वैल्यू कितना है, बहुत लंबा है, बट व्हाट वी डू, वी यूज द सिग्निफिकेंट फिगर मैथड एंड द साइंटिफिक नोटेशन मैथड। ये सब हम यूज करते हैं जनरली। तो किसी भी बड़े वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो करके हम उसकी प्रिसाइज वैल्यूज हम यूज करते हैं। तो उन वैल्यूज के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर एक टूल दिया गया। बाय यूजिंग दिस सिग्निफिकेंट फिगर वी कैन overcome the uncertainties which we get while measuring the measurement of matters। मतलब इसको यूज करके जो भी प्रॉब्लम आ रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू से, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं, उनको छोटा करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। क्लियर? इसके लिए कुछ रूल्स हैं। देयर आर सम रूल्स एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल्स, इसमें जीरोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट योर जीरो, किसने किया था जीरो का डिस्कवरी? वेरी गुड, आप लोग सबको पता है। नाउ तो उसका देखो कितना इंपॉर्टेंस है, जीरो का कितना इंपॉर्टेंस है। उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए आपके एनसीईआरटी में, सारे रूल्स मेंशन है। क्या आप लिखना चाहोगे या वहाँ से आप रेफर करोगे? एनसीईआरटी है आपके पास? ऑल ऑफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी? वेरी गुड। तो जितने भी रूल्स हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं, उसको समझा दे रहे हैं, और जो रूल्स हैं आप एनसीईआरटी से नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं देखूंगा भी कि आपने लिखा कि नहीं, क्योंकि लिखने के लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, यस और नो, और पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक खोलना पड़ेगा। सो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक खोलो और उसे एक बार पढ़ो। क्लियर? नाउ सबसे पहला रूल नंबर 1, इसमें जो रूल्स हैं आपके, रूल नंबर 1, ऑल non-zero digits are significant। ऑल non-zero digit, अब ऑल non-zero digits में कौन कौन आएगा? 1 से लेके 9 तक। अब नंबर कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 से लेके 9 तक सबको हम क्या बोलते हैं? non-zero digit। इज इट क्लियर? नाउ तो ऑल non-zero digits आर significant। क्लियर?
अब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4, पूछेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। वेरी गुड, आप लोग पढ़ चुके हो शायद इस टॉपिक को, यस और नो? कुछ लोगों ने शायद पढ़ा है। नाउ अगर हम लिखते हैं 4 37 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। वेरी गुड। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, मीन्स काउंटेबल, दे आर काउंटेड एक्चुअली। नाउ जीरो प्रेजेंट, ध्यान से, जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैं लिखता हूं 101, इसका मतलब देखो ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या आ गया? जीरो। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपका। चीज समझ में आई? दिस जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। तो अब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 3। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 204, सॉरी 2004, 2004, तो 4, क्योंकि जीरो जो आ रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपके आ रहे हैं, सो दैट इज वाई हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या था? जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद अब अगर हम बोलें कि जीरो, अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको ऐसे बोलते हैं, अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के एंड में, मतलब लास्ट में अगर जीरो आ जाता है, जैसे 1260, जीरो लास्ट में आया कि नहीं आया ना? नो। तो इसके बाद ऐसा भी हो सकता है 0.0034। तो ऐसे केसेस में आप जीरो को काउंट करोगे या नहीं करोगे? और एक केस है इसका, जैसे 6.30। पहला केस क्या है? देखो 1260, नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है, वहां कोई डेसिमल नहीं है। डेसिमल है? नहीं है। तो हम क्या उसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे उसको काउंट, वी विल नॉट काउंट इट। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर? नाउ इसके बाद आप देखो यहां पे जीरो पहले आ रहा है, तो क्या इसको काउंट करेंगे? वी विल नॉट काउंट। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। अब यहां पे देखो जीरो आफ्टर डेसिमल आ रहा है, आफ्टर डेसिमल कभी भी जीरो आएगा तो उसको आपको काउंट करना है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। चाहे आपका वैल्यू कुछ भी हो, जैसे 5.2000, एक से ज्यादा जीरो भी तो हो सकता है। तो यहां पे कितने? 1 2 3 4 5। सो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके? 5। चीज समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? आप चीज को समझो। पहला रूल क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सारे सिग्निफिकेंट, जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आता है सिग्निफिकेंट, जीरो लास्ट में हो मतलब वहां पे उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई डेसिमल नहीं है, इन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू देयर इज नो डेसिमल। और वैसे केसेस में आपको जीरो को काउंट नहीं करना है, सो दैट इज वाई सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ जाते हैं, सो देन अगेन द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी योर 2। अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। और अगर एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, डेसिमल के बाद जब भी जीरो आएगा उसको आपको काउंट करना है, यू हैव टू काउंट इट। इज इट क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो मैंने दो टर्म यूज किए थे, एक सिग्निफिकेंट फिगर और एक यूज किया था आपका क्या? साइंटिफिक नोटेशन या आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे बड़े वैल्यूज को हम छोटा करते हैं। चलो अब करेंगे आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम
एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। when any numerical value is expressed in the form of n into 10 to the power plus or minus n, अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को n इंटू 10 टू द पावर प्लस और माइनस n के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस नोटेशन और दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, हम क्या बोलते हैं इसके लिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चीज समझ में आई बात या नहीं? हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से हम अगर लिखते हैं, दैट इज विच फॉर्म, दैट इज n इंटू 10 टू द पावर प्लस और माइनस n। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? चलो, अगर हम लिखें 0.0069 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या होगा? 6.9 इंटू 10 टू द पावर -3, -4, -5, -6, कुछ भी बोल दो, सब सही होगा क्या? नहीं, -3, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -3। ये पता है ना आप लोगों को? ये आप लोगों को आता है या नहीं? बस नया नया टर्म इंक्लूड कर दिया है तो आप लोग को लगेगा कि पता नहीं क्या है यहाँ पे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, व्हेन वी डू द न्यूमेरिकल, तब जो ऑप्शंस होंगे ना आपके, आप तो एमसीक्यू करोगे, तो आपके जो ऑप्शंस होंगे वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के तरह से दिए होंगे। सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस। हमेशा याद रखो केमिस्ट्री में एक चीज़, जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हो, सॉल्व करते हो, और उसके ऑप्शन में आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आंसर्स दिए हुए हैं, डिजिट के पहले, डेसिमल के पहले एक डिजिट कोशिश करना आप रख सको, बहुत ज़रूरी है। आप देखो, इसको लिख सकते हो ना, 0.69 भी तो लिख सकते हो। 0.69 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, करेक्ट। मगर ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, जिसमें डेसिमल के पहले आपका एक डिजिट आता है वो। इज इट ओके? समझ में आया? कोशिश ये करना है क्योंकि वही आंसर आपका सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर माना जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आई? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कब? जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, फिर एक आंसर आएगा आपका। अगर ऑप्शंस आपके साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, अंडर दैट कंडीशन कोशिश ये करना कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट रख सको, कोशिश करना है आपको। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज यू हैव टू डू दिस, बट इन मैक्सिमम केसेस ट्राई टू डू दिस, कोशिश करना है इसके लिए। इज इट क्लियर? सिग्निफिकेंट फिगर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लियर हुआ? ये आप लोगों को आता है? ऑल ऑफ यू नो दिस? अच्छे बच्चे हो, गुड। नाउ अब कुछ कन्वर्शंस, ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा फंस जा रहा है। कन्वर्शंस, कुछ कन्वर्शंस जो हम न्यूमेरिकल में जनरली यूज करेंगे। मेनली हम बोलें तो यूनिट कन्वर्शन, अगर ज़्यादा स्पेसिफिक हो तो हम बोलेंगे क्या आपका, यूनिट कन्वर्शन। अब अगर हम यूनिट कन्वर्शन बोलें तो 1 लीटर, क्लियर, 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होगा? सोच के थोड़ा सा बताना। आप सब ऐसे ऐसे कर रहे हो, सिंपल चीज है। मैंने टफ वाला नहीं पूछा। I asked you a tough one? No. So 1 liter is equal to how many meter cube? 1 meter cube. 1000 meter cube. पक्का?
देखो यहीं पे कोई 10 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है, कोई 10 टू द पावर -3। देखो ये आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में पूरा न्यूमेरिकल है। तो वहां पे क्या होगा, आपको ऐसा यूनिट जो आप लोग बोलते हो ऐसा यूनिट में हमको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सीजीएस दिया रहेगा, आपको एसआई में अगर लिखना पड़ेगा तो वो कन्वर्शन आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद अब ये कितने डीएम क्यूब के बराबर होगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ध्यान में घुसाओ, ये सब चीज़ घुसाना पड़ेगा। आप लोगों को आता है, मगर मैं इतना बता रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल करने जाओगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनमें गलती कर गए तो आंसर गलत आएगा आपका। अभी जैसे कोई बोल रहा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, अगर वो फंडा लेके चलोगे तो आपका आंसर तो गलत आएगा ही ना। हाँ, तो इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होगा? 10 टू द पावर -10। वेरी गुड। 1 माइक्रो कितने के बराबर होगा? 1 माइक्रो सिंबल क्या यूज करते हैं? म्यू। म्यू इज द सिंबल विच वी यूज माइक्रो के लिए। ठीक है, कितना होगा? 10 टू द पावर, तुम बताओ। इसको हल्का हल्का मेरे को लग रहा है इसको नींद आ रहा है, थर्ड बेंच में इधर जो लड़की बैठी है। हाँ, 1 माइक्रो कितना होगा? अच्छा, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, क्योंकि मीटर में आ गया तो आप उसको सेंटीमीटर में कर सकते हो, इजंट इट? तो मीटर तक लाना ही थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। सो दैट इज योर व्हाट? 10 टू द पावर 1 नैनो। 1 नैनो 10 टू द पावर -9। वेरी गुड। नाउ इसके बाद और कुछ हुआ इंपॉर्टेंट है ऐसा? चलो 1 एटीएम। देखो है तो बहुत सारा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारा दिया हुआ है, सब नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? सब ये सब पढ़ के दिमाग में रखने जाओगे पागल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? पागल हो जाओगे। तो इसलिए उतना नहीं, जितना ज़रूरी है। एक दो इधर उधर हो जाता है तो हम रेफर कर सकते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आपके यही सबसे आते हैं। 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो मशीन नहीं जिसमें हम लोग एटीएम कार्ड डालते हैं तो पैसा निकलता है। ठीक है, वो चीज़ नहीं। यहाँ पे 1 एटीएम मतलब ये प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इट इज इक्वल टू 760 mm मरकरी। 760 mm मरकरी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 760 torr, also equal to 760 torr. It is also equal to 101.325 Pascal. Pascal, that is also a unit of pressure. Pascal को और कैसे लिख सकते हो आप? करेक्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ लिख लो फटाफट लिख लो। ठीक है, लिखा इतना? ओके। देन 1 बार इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। कितना पैस्कल होगा ये? 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पैस्कल्स? 10 टू द पावर 5। धीरे धीरे मत बोलो, देखो आप जो जानते हो उसे जोर से बोलो। अब मेरा कान पतला नहीं होता तो मैं सुन नहीं पाता। आप 10 टू द पावर 5 हो गया, मैंने सुना नहीं मगर। सो दैट इज वाई करेक्ट योर सेल्फ। नाउ इसके बाद इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पैस्कल की जगह आपका 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। 1 कैलोरी क्या हो रहा है? 1 कैलोरी कितना जूल होता है? ये तो आना चाहिए। 1 कैलोरी कितना जूल होता है? 1 कैलोरी कितना जूल होता है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 1 जूल कितना अर्जेस होते हैं? आप लोग एनर्जी का क्या क्या यूनिट जानते हो? जूल, किलो जूल, कैलोरी, है ना? अर्ज भी तो होता है, ठीक है? दैट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ योर व्हाट? एनर्जी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? बोलो बोलो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। तो मैं तो करेक्ट करने के लिए हूं उसको। सो आपको डर किस चीज का लग रहा है? यहां सीखने आए हो, सीखो। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आप लोगों ने 9-10 में फिजिक्स के क्वेश्चन किए हैं, तो वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर था ना, तो उसमें किया नहीं, न्यूमेरिकल नहीं किया। हाँ, तो उसमें कन्वर्शन नहीं था, इतना तो होगा। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.184। ये पता है आप लोग को, ये आप लोग को आता है, ये तो आता है, इतना मैं 100% श्योर हूं। मगर घबरा रहे हो शायद, डरो मत, डरोगे तो कैसे होगा। नाउ अब नेक्स्ट आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होंगे? (1.602 into 10 to the power minus 19 जूल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है ये सबका, मैं बता रहा हूं। सेकंड चैप्टर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें न्यूमेरिकल मिलेगा, एनर्जी का न्यूमेरिकल मिलेगा, वहां पे ये सब बहुत यूज में आता है। क्लियर? नाउ 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्जेस होंगे? बताओ। 10 to the power कितना? 18। ज्यादा हो गया बहुत, थोड़ा कम करो। 8, अच्छा 18 तो 10 हटा दिया, 8 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, इट इज 10 to the power minus 7 अर्जेस। देखो, इनको कोशिश करना आप याद रख सको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने मैंने दिए हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे, बहुत सारे। नाउ अब नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बहुत सारे लॉज आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 लॉज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लॉज होते हैं। अब केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोगे, केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोगे, तो जो भी यहाँ पे लॉज हम अभी डिस्कस करेंगे, इनमें से कोई ना एक लॉ तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा ही होगा, मस्ट। And all those laws are summarized under one heading, that is your laws of chemical combination। ठीक, स्टार्ट करें इसको। अच्छा, अभी तक देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, अभी तक आकर के स्टार्टिंग से मैंने आपको मैटर बताया, क्लासिफिकेशन बताया, उसके बाद डेल्टन्स लॉ बताया, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन बताया। सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता होना चाहिए, जीरो क्या है, कहाँ है होने से उसे काउंट करना है, कहाँ होने से उसे काउंट नहीं करना है। तो दोबारा से मैं सारे लॉज रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है? अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, 2, उसके बीच में अगर ज़ीरो आता है, ज़ीरो प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है? इसके बाद ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक। बोलो, रुक जाओ, इसको ख़त्म होने दो, फिर साइंटिफिक नोटेशन आते हैं, एक एक करके आते हैं ना। उसके बाद 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आता है, तो उसको काउंट करना है, इट इज़ सिग्निफिकेंट।
नॉन ज़ीरो डिजिट्स में सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, ज़ीरो प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ठीक, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एंड हो रहा है ज़ीरो से विदाउट डेसिमल, उस ज़ीरो को काउंट नहीं करना है। एग्जाम्पल मैंने दिया है 1260 जैसे, तो ज़ीरो वहाँ पे डेसिमल नहीं है तो उस ज़ीरो को काउंट नहीं करोगे। क्लियर। उसके बाद आपका आ रहा है कि एक दिया था 0.0034 दिया था ना एक एग्जाम्पल मैंने, उसमें तो ज़ीरो पहले आ रहा है, डेसिमल है मगर ज़ीरो पहले आ रहा है, उसको काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले भी ज़ीरो है, इसीलिए उसे काउंट नहीं करते। समझ में आई बात? क्लियर। अब देख लो, और एक बार देख लो, आप पूछना है पूछ सकते हो फिर से, देख लो सिग्निफिकेंट फिगर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख लो। ठीक होगा। और एक बार घर जाके एक बार रेफर करोगे तो हो जाएगा, तब भी नहीं होता है तब भी बताओगे। ठीक है। हाँ, हाँ वो काउंट करना है, डेसिमल के बाद कभी भी ज़ीरो आता है काउंट करोगे। एक ही केस है जिसमें डेसिमल के पहले ज़ीरो है, जैसे मैंने दिया था 0.0034, वहाँ पे ज़ीरोस काउंट नहीं करोगे। वहाँ पे ज़ीरो देखो डेसिमल के बाद आ रहा है मगर डेसिमल के पहले भी ज़ीरो है, सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट काउंट दैट। अगर वो हो जाता 1.0034 आई विल काउंट इट। ठीक है, आई विल काउंट इट। क्लियर। चलो, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के लिए मैं एक चीज़, सिंपल सा चीज़ पूछता हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखा 1/10। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। दूसरा तरीका बताओ? 0. मगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। आप बता रहे हो 0.1, करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है, बट इट इज नॉट द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। 1 इंटू, अब देखो, अब मैं ऑप्शंस बना रहा हूं, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। 1 इंटू 10⁻⁻1, और एक ने बोला था 10⁻⁻1, यस और नो? सबसे पहले आपके मुंह से यही निकला था, यस और नो? अब मैंने ऑलरेडी लिखा 1.0 इंटू 10⁻⁻1, कौन सा ज़्यादा करेक्ट आंसर है? अब आपको समझ में आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। हाँ, कौन सबसे ज़्यादा करेक्ट है? ये ऐसा नहीं है, देखो हमेशा क्वेश्चन जब दिया रहेगा उसको ध्यान से पढ़ना है। आप ये बोलोगे, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब चारों करेक्ट है, बट यू हैव टू फाइंड द मोर करेक्ट ऑप्शन। मोर करेक्ट ऑप्शन मतलब सारे ऑप्शंस से एक ऑप्शन ऐसा है जो ज़्यादा करेक्ट है, वो चीज़ आपको खाली देखना है। क्लियर। तो ये आपका ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। ठीक, समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। अभी तो बताया, 0 अगर डेसिमल के बाद आता है तो दैट इज सिग्निफिकेंट। बताया था ना अभी, डेसिमल के बाद 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। ध्यान से, अगर हम बोलते हैं कि जैसे कि मान लो 1.1 है डिवाइडेड बाय 10, ठीक, 1.1 डिवाइड बाय 10, इसका जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 0. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। आपको दे देंगे, न्यूमरेटर में रहेगा 2 डिजिट दे देंगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे आंसर्स में, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, मतलब पॉसिबल है ऐसा क्वेश्चन, बट ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू योर सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स। वो जो रूल्स में हमने जो पढ़ा है वही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे भी। सॉरी, ठीक। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को? क्या बोले? अब ऐसे सेकंड वाला बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा, मैंने इतना कुछ पढ़ा है उसमें से। हाँ, 1 and 3 को, ओ 1
इसको हम लोग ए नॉट बोलते हैं, ए नॉट। चलो आगे बढ़े। अभी तक हमने काम का सिर्फ 3 चीज़ पढ़ा है अभी तक काम का। एक कन्वर्शन बहुत ज़रूरी है, दूसरा आंसर्स को कैसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, और सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं। ये 3 बहुत ज़रूरी है अभी तक, और बाकी अगर भूल भी जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर नाउ? सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है लॉ? इन अ केमिकल रिएक्शन। आपने बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट देन? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा आप इस लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2 प्लस O2, मैंने अभी बैलेंस नहीं किया इसको, मैंने बैलेंस नहीं किया अभी H2 प्लस O2। देखोगे मैं सारे लॉज इसी से बता दूंगा, इस इक्वेशन से ही। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स यू योर वाटर। अब इसका मास कितना आ रहा है? 2। हम ग्राम में ले लेते हैं, अभी ग्राम लेके चलते हैं। अभी आपको इसके प्रॉब्लम्स नहीं पता है एक्चुअल में, तो ग्राम लेके चलते हैं। नाउ ऑक्सीजन कितना होगा? 32 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 34 ग्राम। इज इट ओके? नो। इसका कितना आएगा? 18 ग्राम। हमने बैलेंस नहीं किया, तो क्या 34 18 के बराबर है? नहीं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। अगर ऐसा होता है तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करेगा? ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। तो द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ये जरूरी है, ये टर्म इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कौन था? जो भी है, ठीक। नाउ सो whenever we talk about law of conservation of mass, रिएक्शन को बैलेंस करके लॉ अप्लाई करना है। मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर आपने बिना बैलेंस किए इस लॉ को अप्लाई किया तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ज़रूरी नहीं है। अगर इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, होता है ना, कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है, तो उस केस में आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम ही आएगा, बट द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अच्छा, इसके बाद ये लॉ समझ में आ गया। हम पहले सारे लॉज डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे एक ही बार में। क्लियर? नाउ नंबर 2, लॉ ऑफ यहाँ पे एक ब्रैकेट जगह छोड़ करके रखना, मैं कुछ बताऊंगा उसको बाद में लिखना है। ठीक है, बाद में उसको लिखना है। नाउ इसके बगल में भी यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे छोड़ करके रखोगे। ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? इसका मतलब देखो, स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, कोई भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, बात है उस लॉ को समझने का। आप लॉ को जितने अच्छे से समझोगे, आप उसके न्यूमेरिकल उतने अच्छे से कर पाओगे। तो लॉ क्या था ये आप लोगों ने शायद आई थिंक 9 में पढ़ा है, होप सो 9 में पढ़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्लियर? हाँ, तो बताओ। बताओ। एनीवन, कोई भी? अरे डरो मत, कितना बता रहा हूँ, डरो मत, आराम से बताओ। क्या होगा? गलत हो फिर मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, फिर नहीं बताओगे तो, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। गलत तो बोल सकते हो ना, बोल सकते हो कि नहीं? फिर क्यों डर रहे हो? बताओ।
हाँ रेशियो, कुछ रेशियो है क्या? फिक्स्ड रेशियो किसका? ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, एलिमेंट्स मान लिया। फिक्स्ड रेशियो एलिमेंट्स का। और बताओ। एक कंपाउंड जहां से भी बना हो उसका अंदर का एलिमेंट सेम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो बेटा। इसी में देखो ये तो होता रहेगा, ठीक है। अरे ये दो अलग अलग कर दिया क्या? एक ही में करना था। देखो कभी ये मत सोचना कि सर आज ये बुक लेके आए, सर आज वो बुक लेके आए। मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, मैं कोई भी बुक उठाता हूँ, सुबह उठ कर जो बुक सामने मिलता है, रात को जब पढ़ता हूँ उसके बाद जो बुक सामने मिलता है मैं लेके आ जाता हूँ। ये मत सोचना आज ये बुक लाया तो कल वो बुक लाओ, बैग में देखोगे और बुक पड़ा हुआ है, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। नाउ आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद में। नाउ हम कहाँ थे? हाँ, एक ने बोला फिक्स्ड रेशियो। किसका फिक्स्ड रेशियो? एलिमेंट्स के मास का फिक्स्ड रेशियो। जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जब भी कंबाइन करेंगे वो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे बाय मास। ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना आप लोगों ने? अब कुछ कुछ याद आ रहा है? क्या था बताओ, तुम बताओ। लॉ मैंने इनडायरेक्टली बता दिया। अब जो भी मैंने जंबल करके बताया उसको इस स्टेटमेंट में बताओ आप। टिपिकल रेशियो गलत। दो एलिमेंट हाँ, सिंपल होल नंबर रेशियो बना के कंबाइन करते हैं बाय मास। बाय मास। अब इसी को इंग्लिश में कौन बताएगा, कंप्लीट इंग्लिश में? क्योंकि आंसर्स आपको इंग्लिश में लिखने हैं कि नहीं, तू बता। बाय मास, बाय मास और बाय वेट भी बोल सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में जाओगे तो बहुत डिफरेंस है, केमिस्ट्री में हम नहीं बोलते कोई डिफरेंस है। सो जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन करके करेंगे, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। दे ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। दैट इज योर व्हाट? सेकेंड लॉ। लॉ समझ में आया? या किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। एनीवन? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे, क्या समझ में नहीं आया? सिंपल होल नंबर रेशियो, चलो देख लेते हैं। मैंने कहा मास की बात, तो हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। इस लॉ के लिए प्रोडक्ट कुछ भी हो XYZ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमें प्रोडक्ट ज़रूरी है। मगर इस लॉ के लिए वी डोंट डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट मास, ज़रूरी नहीं है ना। अब अगर हम इसको बैलेंस करने जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन को तो बैलेंस करना तो ज़रूरी है ना। बैलेंस जब करोगे तभी आपका क्या आएगा? ये लॉ अप्लाई होगा। हर लॉ के लिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है ना। अब इसका टोटल मास कितना आया? 4। ये तो समझ में आया? 4 कैसे आया? You are sitting in a room, you can't see the stars, it's day now. ऊपर देख रहे हैं कुछ ऐसे। मैंने क्या बोला? तुम रूम में बैठे हो, तुमको तारे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अभी दिन है। मैंने ये कहा, समझ में आई बात? आप ऐसे देख रहे नहीं, दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं कि नहीं होते। क्या वो बोर लग रहा है? ऑनेस्टली बताओ, यहाँ पे हाथ रख के बताओ ऑनेस्टली। हाँ सर बोर लग रहा है। नहीं उसको बीच में जो बैठा है। फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड आई एंटर द क्लास, मैं वॉच कर रहा हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ। नाउ
इसका मास कितना आया 4 ग्राम। समझ में नहीं आ रहा है आप पूछो, 1000 बार पूछो, आई विल नेवर से नो, मैं हर बार समझाऊंगा आपको। नाउ सो दिस इज योर 4 ग्राम, इजंट इट? नाउ इसका मास कितना आएगा? वेरी गुड। तो इनके मास का रेशियो क्या होगा आपका? 4:32 हुआ। ऐसे अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ अब कितना आएगा? तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं? किसका रेशियो हुआ? मास का हुआ कि नहीं? सो वी विल से दैट व्हेन अ हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। ज्यादा हो गया? दोबारा बता रहा हूं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है वाटर बनाने के लिए, ठीक है, दोबारा से, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है वाटर बनाने के लिए, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। इज इट ओके? सो इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, थोड़ा घुमाओ चीजों को। आप कैसे बोलोगे? व्हेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अब मास के टर्म्स में मैं बता रहा हूं, व्हेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर, एंड दिस इज अ फिक्स्ड रेशियो। चाहे वाटर में अपने घर में प्रिपेयर करूं या आप अपने घर में प्रिपेयर करो, चाहे लंदन में करो, चाहे पाकिस्तान में ही कर लो, मगर इट विल बी ऑलवेज 1 ग्राम इज टू 8 ग्राम। दिस विल बी ऑलवेज 1 ग्राम इज टू 8 ग्राम, ऑलवेज। इट इज अ फिक्स्ड रेशियो। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज योर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स रहता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अभी किसी को कोई डाउट? इससे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, नहीं तो कैमरा गिर जाएगा, पाँव में फंस जा रहा है। चलो, इसके बाद है आपका 3rd नंबर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके भी यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बना दोगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो इसको, जैसे कि सिंपल में लेते हैं, बिल्कुल सिंपल में लेते हैं एक चीज़ को, सल्फर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। लॉ में बताऊंगा क्या है, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सल्फर कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये कितने प्रोडक्ट बना सकता है नॉर्मली? 2 प्रोडक्ट। मैंने एरो बना दिया ना, तो बोलो 2 प्रोडक्ट। हाँ, तो क्या बनेगा? SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? SO2 या SO3 बन सकता है। नो, अब इन दोनों में से मैंने एक का मास फिक्स रख दिया, एक का मास क्या रखा? फिक्स रख दिया। अब जैसे मान लो आप सल्फर का भी रख सकते हो, ऑक्सीजन का भी रख सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू, और इट डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल। जैसा न्यूमेरिकल दिया होगा उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नाउ इसके बाद हमने मान लो इसका मास क्या कर दिया? फिक्स रख दिया। आप इसका भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट ओके? इतना समझ में आया? नाउ सो सल्फर ऑक्सीजन, तो व्हेन सल्फर कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, SO2 एंड योर SO3। SO2 एंड SO3 दे रहे हैं। इसके बाद अब हमने क्या किया? ऑक्सीजन का मास आपका क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ऑक्सीजन का मास क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब ऑक्सीजन का मास जैसे हमने फिक्स कर दिया, SO2 और SO3 दोनों बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही ऑक्साइड्स हैं, और भी ऑक्साइड्स हैं, हम सिर्फ 2 लेके चल रहे हैं अभी। ऐसा आप लोगों ने और पढ़ा होगा, जैसे आयरन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है,
तो क्या बनाता है? FeO Fe2O3 बनाता है कि नहीं ऐसा? अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा CuO और दूसरा CuO2 और Cu2O, ठीक? तो ऐसे बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो इनमें से हम क्या करेंगे, किसी एक का भी फिक्स कर देंगे। दो रिएक्टेंट है हमारे पास, कॉपर ऑक्सीजन, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन। जनरली ऑक्साइड्स का ही एग्जांपल दिया जाता है एग्जाम में भी, इसलिए मैं ऑक्साइड्स का ही ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्साइड्स ही होते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं ना। अब इसका मास फिक्स रख दिया, मगर इसका मास क्या करूँगा मैं? वेरी करूँगा। इसका मास क्या करूँगा मैं? वेरी करूँगा। आई विल वेरी इट। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या बोलता है? when different mass of sulfur combines with fixed mass of oxygen, लिखा है मैंने वहां पे, when different mass of sulfur combines with fixed mass of oxygen it gives more than one product. क्लियर? इतना समझ में आया? इतना ये स्टेटमेंट का एक पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट पे जा रहे हैं, पहले एक पार्ट को समझो। एक का मास वेरी कर रहे हैं, दूसरे का फिक्स रखा, तो हमें कितने मिल रहे हैं? एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, इजंट इट? मतलब एक से ज़्यादा, यस। तो एक से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मीन्स वी आर गेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। So the different mass of sulfur which combines with fixed mass of oxygen, this different mass of sulfur will be in a simple whole number ratio. मतलब अगर मेरा सल्फर का 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था, SO2 बना रहा था फॉर एग्जांपल, तो इसका 2 ग्राम लेने से SO3 बनाता है। तो सल्फर का जो रेशियो जिससे वो सेम मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, दैट विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज 1:2। दोबारा से, मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे जो सल्फर मिला, ये 1 ग्राम सल्फर मिला, यहाँ पे मिला जो 2 ग्राम मिला। दोबारा से कोशिश करते हैं। आप देखो, समझो चीज़ को। पहले सल्फर कितना लिया? 1 ग्राम लिया। कितना सल्फर लिया? 1 ग्राम लिया। 1 ग्राम फिक्स मास, इसका फिक्स रहेगा, इसको वेरी नहीं करोगे आप। इसका 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है? SO2। फिर क्या किया? इसका फिर से 2 ग्राम लिया हमने, 2 ग्राम लेके ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है? SO3 बना रहा है। तो ये जो सल्फर 1 ग्राम वाला सल्फर और 2 ग्राम वाला सल्फर, इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट सिंपल होल नंबर रेशियो। 1:2 तो मिलेगा, यहाँ के केस में 1:2 ही आपको मिलेगा, बट इट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी आया समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आया ही होगा ऑब्वियसली, पूरा नहीं आया तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। क्लियर ना? इसको ऑन कर सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए? कौन सा है? थोड़ा चाहिए, बिल्कुल स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद एसी काम करेगा, स्वेटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। और ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है बाहर, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाहर धूप नहीं है, थोड़ा बारिश भी हुआ देखो, बट ह्यूमिडिटी बढ़ गई ना, तो इसके वजह से थोड़ा स्वेटिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? व्हेन डिफरेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, अब मैं जनरल में जा रहा हूँ, जनरल चीज़ों पे जा रहा हूँ। व्हेन डिफरेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जिसका अलग अलग मास हमने लिया, व्हेन डिफरेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट टू गिव मल्टीपल प्रोडक्ट, देन कौन सा? जो एलिमेंट का हमने अलग अलग मास लिया था, उसका जब आप रेशियो निकालोगे तो वो क्या मिलेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे को लग रहा है आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। समटाइम्स वी से दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। An element forms two oxides. An element forms two oxides
an element forms two oxides containing 50% and 40%, containing 50%, 50% and 40%, 40% of the element respectively, full stop. Show, SHOW, show these results illustrate the law of multiple proportion. The law of multiple proportion. तो अगर आप देखोगे, अरे यार, हमारा जो फर्स्ट ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड, उसमें जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 50. क्लियर? तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? 50. दो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड 1 एंड ऑक्साइड 2. ऑक्साइड 1 में एलिमेंट का परसेंटेज कितना है? 50 दिया है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 50 होगा. टोटल तो 100 ही होगा ना. दे आर गिविंग हेयर परसेंटेज, मतलब टोटल जो अमाउंट होगा दैट विल बी ऑलवेज 100. तो अब एलिमेंट 50, इसको ऐसे करो, 50:50, तो कितना रेशियो आया? 1:1 आया. सिंपल होल नंबर रेशियो आया कि नहीं? यस और नो? अब जो सेकेंड ऑक्साइड है उसमें जो एलिमेंट था उससे अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 40 और 100 माइनस 40 कितना आ रहा है? क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? तो these डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब अगर आप बोलोगे, इसमें ये तो नहीं बोला ना कि इसका फिक्स है उसका वेरी कर रहा है. क्वेश्चन में ऐसा बोला है? देखो, नहीं बोला है. अगर बोल देते तो क्या करते? मान लो कि एलिमेंट का मास फिक्स होता, मान लो एलिमेंट का मास फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एलिमेंट का मास फिक्स है तो आपका E1:E2 का रेशियो कितना आता? एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, नहीं समझे? ये जो एलिमेंट है इसका मास हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. मान लो फिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होता? आपका 50 होता कि नहीं? तो कितना आता रेशियो? 1:1 आता. करेक्ट, 1:1 आता. और ऑक्सीजन का क्या आता रेशियो? वो तो वेरी करता है ना. अगर एलिमेंट का मास फिक्स कर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन का तो वेरी करेगा, ये तो ऑब्वियसली है. तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 50 था. यहाँ पे कितना था? 60 था. तो कितना आता? 5:6 आता. ये इनका रेशियो क्या हो जाता? 5:6 रेशियो में वो एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं अलग अलग ऑक्साइड्स देने के लिए. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लिखो, अभी घुसा नहीं दिमाग में. ये चीज़ें हैं इजी, मगर आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ. नहीं तो अभी तक हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट में पहुंच जाना चाहिए था. चलो इसको खुद से ट्राई करना. ठीक है, 10 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, 10 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, 10 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड was reduced to give 8.9 gram of metal, to give 8.9 gram of metal, full stop.
10 gram of another oxide, 10 gram of another oxide of the same metal, 10 gram of another oxide of the same metal gave 8.0 gram of the metal, gave 8.0 gram of the metal on reduction. Show that the data illustrate the law of multiple proportion. Show that the data illustrate law of multiple proportion. अब जो मेरा फर्स्ट ऑक्साइड था, जो मेरा क्या था, फर्स्ट ऑक्साइड था, जो मेरा फर्स्ट ऑक्साइड था, उसमें मेटल का मास कितना, सॉरी मेटल ऑक्साइड का मास कितना था? हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है। तो मेटल ऑक्साइड कितना था? 10 ग्राम। उसमें से मेटल कितना दिया हुआ था? 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम इज योर मेटल। कितना आ रहा है निकालो, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सेकेंड ऑक्साइड में भी हम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। इधर कितना आ रहा है, ऊपर वाले में कितना आ रहा है? मास आ रहा है तो मतलब ग्राम। इज इट ओके? नाउ अब इन दोनों का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है? सॉरी, इन दोनों का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है? क्या सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है? क्योंकि हमने तो ऑक्सीजन का रेशियो हम निकाल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का तो मास फिक्स है ना, तो हम ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, वन इज टू 2 आ रहा है, देखो आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, उतना तो चलेगा। कितना आएगा तुम्हारा? वहाँ पे आ जाएगा 0.989 ऐसे कुछ आएगा, तो चलता है। तो आपका कितना रेशियो आ रहा है? 1:2। तो क्या ऑक्सीजन जो उस मेटल ऑक्साइड को बनाने में यूज़ हो रहा था, जिसमें मेटल का जो पार्ट था वो बताया गया कि इतना है, तो ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है उसमें? 1:2 रेशियो में आ रहा है। सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी मिलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से भी और दूसरे लॉज से भी। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं थोड़ा सा। मैं तो आज मोल कॉन्सेप्ट का भी लेके आया था, मगर मोल कॉन्सेप्ट तक तो पहुँचे नहीं हम लोग। कोई बात नहीं, एक एक लोग पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपना ले लो और पास कर दो। ये थोड़ी ना 1:2 है, ये रेशियो निकालो, ये 1:2 आएगा, ये निकालो। तुमको शायद दिख नहीं रहा है, हमको रेशियो निकालना है 0.124:0.25 का, इसका रेशियो निकालना है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं।
हाँ, क्या आंसर? करेक्ट वाला आंसर दिया हुआ है। हाँ, उनको बोला था वो निकाल करके देने के लिए। करेक्ट आंसर दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो करेक्ट आंसर दे दिया है। आप क्या करना है, आप इसको सॉल्व करना था। 6 में नहीं दिया। हाँ, 6 में नहीं दिया। मैंने बोला था कि हटा देने के लिए आंसर करेक्ट वाला। तुम लोग का अच्छा हो गया, तब तो आंसर तो पता चल गया क्या, मगर आंसर क्यों है वो ये निकालो आप। ठीक है, उनको बोला था आंसर हटा देने के लिए। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करोगे आप, उसको ये करोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे कि क्यों आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो और अच्छी बात हो गई आपके लिए, है ना। एक हेल्पिंग हैंड मिल गया आपको, ऑप्शंस मिल गए। तो अरे तरीके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ, उसको 5 कर लो, 0.125 कर लो। नहीं आ रहा 1:2, आना चाहिए। 0.125 कर लो उसको, करोगे तो तुम्हारे लिए आसान है। मैं न्यूमेरिकल करने का तुम लोगों को, अभी तो हम लोग न्यूमेरिकल में पूरे अच्छे से पहुंचे नहीं हैं। अगर मेरे तरह से न्यूमेरिकल करने जाओगे तो तुम लोग का मतलब दिमाग फटने लगेगा। तब बोलेगे सर कब आप राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी देखो अगर आएगा ना जैसे 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करोगे तो ऐसी चीज़ें आती हैं, 1 डिवाइडेड बाय 203 आया है कि नहीं, यस और नो। मैं क्या करूँगा, इसको इक्विवेलेंट ले लूँगा, 1 डिवाइड बाय 200 करके मैं कर दूंगा। अभी आएगा जैसे 1/144, मैं सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा कब करना है कब नहीं करना है। अभी जैसे 1/144 आया तो क्या करोगे आप आप ऐसे करोगे ना, नहीं नहीं, हर जगह पे नहीं, यही जानना है कब करना है कब नहीं करना है। आप ऐसे डिवाइड करोगे, यस और नो? मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा 1/12 इंटू 1/12। और 1/12 का रेशियो मुझे बस, सॉरी उसका जो आंसर है फ्रैक्शन का वो मुझे याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक का, 1/2, 1/3, 1/4 ये याद करवाऊंगा मैं आपसे। उसके बाद हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्टकट बोलते हैं। अगर आपको जैसे कि आएगा जैसे 1/273, 1/273 आया तो क्या करेंगे, 1/270 करके कर देंगे। मैं कभी बढ़ा देता हूँ, मेरे को आंसर्स देखने पड़ेंगे, मैं इसको 1/275 भी कर सकता हूँ। आई हैव टू सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं जब मैं कभी भी राउंड ऑफ नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे आंसर्स बहुत क्लोज हैं। एक आएगा 0.12, एक है 0.11, एक है 0.13, एक 0.14। दे आर वेरी क्लोज एक्चुअली, सो आई विल नेवर राउंड ऑफ। मैं कभी राउंड ऑफ नहीं करूँगा, मैं फिर वो ट्रेडिशनल मेथड से जाऊँगा, पूरा ऐसे डिवाइड करके करके, ठीक। मगर कुछ तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंट्रेंस में आते हैं, जिसका आंसर्स बहुत क्लोज होता है, नहीं तो आंसर्स में डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके जल्दी से कर लेते हैं। बहुत तरीके हैं न्यूमेरिकल करने के, बताऊंगा मैं, जब हम लोग करेंगे तब हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। डोंट वरी, सीख जाओगे। बाद में बोलोगे कि 1/144 सर इतना होता है, उंगली में गिन के बोलोगे सर इतना होता है। अभी जैसे 1/270 हुआ तो 1 डिवाइडेड बाई 27 को 1/270 है ना, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/27 इंटू 1/10 लिख सकते हो कि नहीं। अब इस 27 को भी तो तोड़ सकते हो, 3 9 ज़ा 27, तो 1/3 इंटू 1/9 इंटू 1/10। अब आपका आसान हो गया और भी। अब मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, हाँ बच्चों जैसी चीज़ें। छोटे क्लासेस में फ्रैक्शंस पढ़ा था
उसी को हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, करेंगे बाद में, अभी नहीं। नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक ट्रायंगल बनाया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का, ठीक है ना। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन व्हाट इट फॉर्म्स, जनरल वाली चीजें बताओ। वाटर, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है क्या बनाता है, वाटर। जब ऑक्सीजन सल्फर से कंबाइन करेगा क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आप वैसा यूज करोगे, ओके। नाउ व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ सल्फर इट फॉर्म्स योर H2S। चीज समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर। जब ऑक्सीजन सल्फर से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। एंड व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ योर सल्फर देन इट फॉर्म्स योर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास फिक्स कर देंगे। अगेन आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, सल्फर का भी कर सकते हो, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे, ठीक। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। कैन वी से दिस, ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। बोल सकते हैं कि नहीं, यस और नो। सुनाई नहीं दिया, हाँ। ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। So when sulfur and oxygen combine among themselves, they always do so in a simple whole number ratio. दोबारा से, ऑक्सीजन और सल्फर जो कि अलग अलग मास है, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, मगर जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो दे ऑलवेज डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में करेगा। And that is your law of reciprocal proportion. That is your law of reciprocal proportion. समझ में आया? देखो मल्टीपल वाला समझ गए तो ये भी इजी है, मल्टीपल वाला समझ गए तो ये भी आसान है ना। होगा फिक्स, वही तो बोला, दे कंबाइन, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। हर लॉ में जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में करेगा। कोई सा भी लॉ उठा के आप देख लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। CuS, copper sulfide, CuS contains 66.5% copper, 66.5% copper, comma, copper oxide contain 79.9% copper. Copper oxide contain 79.9% copper and sulfur trioxide SO3 and sulfur trioxide contains 40.0% sulfur, 40.0% sulfur, full stop. Show that these data illustrate law of reciprocal proportion. Show that these data illustrate law of reciprocal proportion. ट्राई करके देखो एक बार खुद से।
मैंने यहाँ पे जो लॉजिक आपको बताया है, इसी लॉजिक को आप वहाँ पे अप्लाई करो क्वेश्चन में, देखो कर पा रहे हो कि नहीं. इफ़ यू कांट डू, आई विल डू दैट. योर CUS, इसमें जो कॉपर का परसेंटेज है वो कितना है आपका 66.5%. ठीक, इज इट ओके. सेकंड है आपका कॉपर ऑक्साइड, उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना है 79.9%. ठीक, इसके बाद हमारा थर्ड कंपाउंड क्या दिया हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. यस और नो. इसमें सल्फर का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. अब अगर हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं, यहां रख दो कॉपर, एक साइड ऑक्सीजन, एक साइड सल्फर. कहीं पे भी लिख सकते हो, वो जरूरी नहीं है कि यहीं पे कॉपर लिखोगे, आप कॉपर यहां पे भी लिख सकते हो. ठीक है. नाउ अब कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CuO. ये मिलकर बना रहा है CuS, ये मिलकर बना रहा है SO3. करेक्ट, इतना समझ में आ गया. नाउ अब यहां पे देखो कोई भी परसेंटेज में ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन को फिक्स कर दो. समझ में आया. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, आपको पकड़ना है उस चीज को. ऑक्सीजन का परसेंटेज फिक्स कर दो. अब बोलोगे सर कैसे फिक्स करें, चलो दो कंपाउंड लो ऐसे जिसमें ऑक्सीजन है, फिक्स कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं. एक ये और ये. क्लियर ना. तो पहले हम CuO लेते हैं. क्या लेंगे, CuO. इसमें कॉपर का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 66.5. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कॉपर इज 66.5 ग्राम, सॉरी 79 पॉइंट, ओके 79.9 ग्राम. टोटल 100% मतलब 100 ग्राम लेकर के हम चल रहे हैं. तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, हाँ 20.1 ग्राम. ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 20.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर. कैन वी से दिस, बोल सकते हैं कि नहीं. तो 1 ग्राम हमको मास फिक्स करना है कि नहीं, फिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम दे करके. तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ तो यहां पे जो आएगा ये कितना कॉपर आया, जो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं. ओके गुड. इसके बाद दूसरा एक ले लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो. ठीक, क्योंकि हमको लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास फिक्स करना है हमको. ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में हम वही लेंगे. अगर आप बोलोगे सर कॉपर का मास फिक्स करो, सो वी विल टेक दोज टू कंपाउंड इन विच कॉपर इज प्रेजेंट. अगर बोलोगे सर सल्फर का मास फिक्स करो, तो आई विल टेक दोज टू कंपाउंड इन विच सल्फर इज प्रेजेंट. ये डिपेंड करता है आप किस तरह प्रोसीड करना चाहते हो. आपको तो खाली लॉ प्रूफ करना है
ये थोड़ी ना बोला है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और विथ रेस्पेक्ट टू सल्फर और विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर. इज इट सेड लाइक दैट? नो. देन अब सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो, तो इसमें $60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with 40 ग्राम ऑफ सल्फर. क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस और नो? ओके. तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 40/60 इंटू 1. तो यहां पे जो आया, हमने क्या किया देखो, ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया. तो कॉपर और सल्फर जब आपस, यहाँ पे तो हमारा 1 ग्राम के लिए कितना सल्फर चाहिए ये निकाल लिया, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना कॉपर चाहिए वो निकाल लिया. तो क्या कॉपर और सल्फर के बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो है? अगर है तो देन इट प्रूव्स योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अगर नहीं आ रहा है तो इट डज नॉट प्रूव योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इज इट क्लियर? समझ में आया? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, ये मज़ेदार क्वेश्चन है. सल्फर कितना है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 60 होगा ना. चलो देखो, आज घर जा कर के क्या करना है, जितना पढ़ाया है उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, लॉज, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमारा 4 लॉज कंप्लीट हो गए. एक लॉ बच रहा है खाली, दैट इज गेलुसेक्स लॉ. सो दैट इज वेरी इजी ऑल्सो, समझ में भी आ जाएगा. ये कर सकोगे. अब उस लॉ को करा दें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. 7 मिनट है. बताओ, आपको डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? हाँ, डरना नहीं. हाँ, चलो उस लॉ को करा दें, है ना. तो वो ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट डे आएंगे तो नेक्स्ट डे से हम एकदम मोल कॉन्सेप्ट में जाएंगे. फिर वो पूरा सागर है, बहुत बड़ा चीज़ है और थोड़ा टफ भी है. हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप कॉपर को भी फिक्स कर सकते हो. अगर मैं इस लाइन को रिवर्स कर दूं, इस लाइन को रिवर्स कर दूं, तो मैं क्या बोलूँगा? 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंस विद 20.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सो 1 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंस विद 20.1 डिवाइडेड बाय 79.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन और फिर सल्फर का रेशियो निकाल लूँगा मैं. किसी का भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है. क्वेश्चन में सारा डाटा इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हो. समझ में आया चीज़? थोड़ा घबराओ मत, घबराओ मत. डर क्यों रहे हो? डरना नहीं है. डरोगे तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी. घबराओ नहीं. गेलिसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. उसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, एक वैल्यू आएगा. सिंपल होल नंबर रेशियो में निकाल लो, उसको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप किसी के रेस्पेक्ट से भी निकाल सकते हो. मैंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट से निकाला, आप कॉपर के रेस्पेक्ट से निकालो. आप चाहो तो आप सल्फर के रेस्पेक्ट से निकालो. किसी के रेस्पेक्ट से भी आप निकाल सकते हो. एक मिनट ना.
सो गेलुसेक्स लॉ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर गेलुसेक्स लॉ, बिल्कुल, और नाम से आपको समझ में आ जाना वॉल्यूम, मतलब इट इज रिलेटेड टू योर लीटर, ml, dm क्यूब, cm क्यूब, मीटर क्यूब, ये सारे यूनिट्स होंगे यहाँ पे। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लीटर होता है, ml होता है, cm क्यूब होता है, dm क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, उनसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन आते हैं। नाउ इसमें बोला है कि H2 combines with Cl2 to gives 2HCl, ठीक है। अब ये जो है इसका बोला 1 वॉल्यूम, इसका बोला कितना? 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम आई एम राइटिंग, इट गिव्स 2। तो गेलुसेक्स लॉ क्या बोलता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पे प्रेशर मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है आपका, वॉल्यूम आने से हमको टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द reactants combine among themselves to give product in a simple whole number ratio। फिर से देखो, फिर से बताते हैं, देखो फिर से कैसे आएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। तो ये सब आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। कितना होगा? 1 वॉल्यूम दिया है, सो दैट इज वाई 1 वॉल्यूम दिया है, 1 2। तो क्या सिंपल होल नंबर रेशियो में हुआ कि नहीं? यही बोल रहा था, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि समझ में आई बात? यहां पे हमेशा वॉल्यूम ही दिया रहेगा। तो जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए वो सब आपस में क्या होंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में कनेक्टेड। इज इट ओके? समझ में आया? समझ में आया आपको? तो ये आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। जो शीट आपको दिया हुआ है उसको आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को हम लोग, अगर किसी का आंसर नहीं आता है सो देन वी विल डिस्कस दैट। चलो, थैंक यू।